तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं ना। दिल्ली सल्तनत यानी कि मध्यकालीन इतिहास। कौन सा इतिहास रहेगा? मध्यकालीन, है ना। इसमें हमने थोड़ा पढ़ा है अभी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले क्या पढ़ा हमने? इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा है ना। प्राचीन इतिहास पूरा समाप्त कर दिया। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसी से शुरुआत होगी, है ना। दिल्ली सल्तनत पे हमने देखा कि बहुत सारे मुस्लिम वंश अब यहाँ पे क्या करेंगे? शासन करेंगे हिंदुस्तान पे, यानी कि दिल्ली की सरजमीन पे क्या करेंगे? मुस्लिम शासक या मुस्लिम वंश शासन करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहे भारत, और वो आ करके युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। लेकिन जब लास्ट में मोहम्मद गौरी आया और उसका युद्ध किसके साथ हुआ? राय पिथौड़ा के साथ। राय पिथौड़ा किसको कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को कहते हैं, है ना। तो राय पिथौड़ा के साथ में जब युद्ध हुआ है 1192 में, उसके बाद में मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, जिसे क्या नाम था? ऐबक। क्या नाम था? हाँ, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसे दिल्ली की गद्दी सौंप दी। क्या कर दिया? दिल्ली की गद्दी उसे सौंप दी। अब ऐसे करते करते 1206 में क्या हो गया? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका जितना साम्राज्य था, वो उसके जो सबसे फेवरेट समझते हो, पसंदीदा जो 3 गुलाम थे उनमें बट गया, है ना। एक गुलाम था ऐबक, एक था यालदोज और कुबाचा, ठीक है ना। तो ऐबक के हाथ में क्या आया? हिंदुस्तान की सरजमीन आई, है ना। जो हिंदुस्तान का क्षेत्र उसने जीता था वो किसके नाम में आया? ऐबक के नाम पे, है ना। तो गौरी की मृत्यु कब हुई? गौरी की मृत्यु हुई है 1206 में, है ना। तो मतलब क्या है कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक इसी सन से आगे कंटिन्यू करेगा। यही तो होगा, यहीं से आगे अब कौन चालू करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक इस मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए उसने जो नया वंश स्टार्ट किया उसे गुलाम वंश के नाम से स्टार्ट किया। किस वंश के नाम से स्टार्ट किया? गुलाम वंश के नाम से स्टार्ट किया। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत, है ना। तो दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक वंशों में देखोगे तो सबसे पहला वंश हो जाएगा गुलाम वंश। कौन सा हो जाएगा? गुलाम वंश। तो पहला वंश हो जाएगा गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश हो गया। इसे एक और नाम से जानते हैं, पता है क्या कहते हैं इसे? कभी कभी इसे मंगलूक वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगलूक वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मंगोलिया साइड का रहने वाला था, मंगोल था, है ना। और उसे खरीदा गया था, मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदा था, वो उसका गुलाम था, है ना। और योग्य होने के कारण वो आगे चल करके क्या बन गया? शासक बन गया। अब गुलाम होने के वजह से उसने जो वंश स्टार्ट किया उस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ गया। हालांकि जो इस वंश का संस्थापक है वो स्वयं को एक स्वतंत्र शासक घोषित नहीं करता है। इस वंश का संस्थापक कौन है? इस वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाएगा? इस वंश का संस्थापक हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित नहीं करता है ना। इसलिए इसको इस वंश का वास्तविक संस्थापक ना कह करके इसे क्या कहते हैं? केवल संस्थापक कहते हैं। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? वास्तविक संस्थापक हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। तुमसे पूछा जाएगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। अब इल्तुतमिश भी इस ऐबक का गुलाम था। मतलब इस पीढ़ी में जितने भी शासक आए हैं उनमें से ज्यादातर किसी ना किसी शासक के गुलाम ही रहे थे। इसलिए इस पूरे वंश को क्या कह दिया गया? गुलाम वंश कह दिया गया। अब ये वंश स्टार्ट कब से होता है? तो यही 1206 से स्टार्ट होगा, इसी के आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये 1206 से स्टार्ट होकर के कब तक जाएगा? 1206 से जाकर के नहीं 1290 तक। कब तक जाएगा? 1290 तक है। दूसरा एक छोड़ के निकल गया पूरा, है ना। इसके बाद में जो वंश आएगा वो 1320 तक चलेगा, है ना। 1290 से लेकर के 1320 तक चलेगा। अगला वंश कौन सा आएगा? कितना अच्छी ट्रिक बताई थी, है ना। गुलाब खिले तो सांस लो। तो अगला वंश कौन सा आ जाएगा? खिलजी वंश। और खिलजी वंश का टाइम पीरियड है 1290 से लेकर के 1320, है ना। तो गुलाम वंश कब से कब तक रहेगा?
1206 से लेकर के 1290 तक रहेगा। इसमें अगर देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक कितने सालों तक शासन करेगा, तो इस बेचारे की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो ये ज़्यादा दिन तक शासन भी नहीं किया। कितने दिन शासन किया? ये मात्र 1206 से स्टार्ट किया और 1210 में निपट लिया। इसका शासनकाल इतने ही सालों तक चला, है ना, बहुत जल्दी ही ये चला गया। मात्र 4 सालों का इसका छोटा सा टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, इस छोटे से टाइम पीरियड में क्या किया, अपना जो भी इसको काम करना था वो किया। इसने अपने आप को स्वयं स्वतंत्र शासक घोषित नहीं किया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसने शासन तो किया, लेकिन स्वतंत्र शासक के रूप में नहीं, बल्कि मोहम्मद गौरी के एक प्रतिनिधि के रूप में इसने शासन किया। ठीक है, इस्लाम में क्या होता है, इस्लाम में कोई भी शासक होता है तो उसे खलीफा से खिलात लेनी पड़ती है। खिलात समझते हो? हाँ, परमिशन कह सकते हो, है ना। जैसे तुम्हारी डिग्री बनती है ना, कि डिग्री हो जाने के बाद क्या होता है कि हाँ ठीक है, अब तुम परमिशन है तुमको कि तुम ये फलाना फॉर्म भर सकते हो। होता नहीं होता ऐसा? तो वैसे ही किसी भी इस्लामिक शासक को शासन करने के लिए खलीफा से, खलीफा होते हैं इस्लाम धर्म के धर्मगुरु, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि शासक बन सकते हैं या नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय इस्लाम वंश के खलीफा से खिलात नहीं ली थी। आगे चल करके इल्तुतमिश इस्लाम धर्म के धर्मगुरु यानी कि खलीफा होंगे, उनसे खिलात ले लेगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे, वास्तविक शासक कहेंगे। इसके पास वो डिग्री भी नहीं थी जो शासक होने के लिए चाहिए। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब बात करते हैं, इसने भारत पे जब शासन किया तो इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? कोई बता सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? देखो, अगर केवल हम कहें गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश की राजधानी परिवर्तित हुई है। कुछ शासकों ने कहीं और शासन किया है, कुछ ने कहीं और बना दिया है। तो गुलाम वंश की राजधानी ना कह करके हम केवल कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहेंगे, है ना, क्योंकि जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक रहा तब तक उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। क्या बनाई? लाहौर में उसने अपनी राजधानी बनाई। लाहौर भारत में जो पंजाब आता है ना, उसी से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है ना, तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास क्षेत्र में लाहौर पड़ता है, जहाँ पे इसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है ना, तो तुमसे अगर पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। साथ साथ में लिखते रहना, नहीं तो हम मिटा देंगे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या हो जाएगी? लाहौर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? इसके एक गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुरु थे। ये कई बार पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे, तो गुरु कौन आ जाएंगे? इनका नाम था बख्तियार। क्या नाम था? नहीं, वो तो इसका सेनापति था, है ना। जैसे ही बख्तियार नाम ले वैसे तुरंत बख्तियार खिलजी हो जाएगा। बख्तियार खिलजी नहीं, वो इसका सेनापति है। इनका नाम था बख्तियार खान काकी। क्या नाम था? हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी। तो लगाना चाहो तो इसके आगे कुतुबुद्दीन भी लगा लेना। कुतुबुद्दीन इसके नाम में भी है, इनके गुरु के नाम में भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी। अरे खिलजी पीछे पड़ गई हो, खिलजी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार खान काकी। अपने गुरु को बहुत मानता था। अब गुरु बेचारे इसके चल लिए, अब कितने दिन रहेंगे, कोई अमर होके थोड़ी ना आए हैं, निपट लिए वो। तो इसने उनकी याद में क्या बनवाया? एक मस्जिद बनवाया, या मीनार कह सकते हो। इसने क्या बनवाया? इनकी याद में क्या बनाया? एक मीनार बनवाया, और वो मीनार इसने दिल्ली में बनवाया। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में, लेकिन इनकी याद में एक मीनार जो बनवाई वो कहाँ बनवाई? दिल्ली में बनवाई। कहाँ बनवाई? दिल्ली में। और आज के समय में ये मीनार बहुत फेमस है। दिल्ली में ये मीनार बहुत फेमस है। कौन सी मीनार है दिल्ली में? कुतुब मीनार। कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार। तो तुमसे पूछा जाएगा कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुब मीनार को किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक बताओगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि इसने पूरी नहीं बनवाई, केवल 2 ही बिल्डिंग बनवा पाया था। मतलब जो मंजिल होता ना, कि 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल है, 4 मंजिल है, तो उसमें से मात्र 2 मंजिल नीचे वाले इसने बनवाए थे। तब तक इसकी मृत्यु हो गई, बेचारा निपट लिया, है ना। तो पूरी बन पाती उससे पहले ही क्या हो गया था? इसकी मृत्यु हो चुकी थी, है ना। इसलिए ये बिल्डिंग पूरी नहीं बन पाई। तो इसे आगे चल करके इल्तुतमिश पूरा कराएगा, है ना। इसी गुलाम वंश का शासक कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश, जो आ करके इस बिल्डिंग को पूरा कराएगा। ये पूरी बिल्डिंग इसके समय में नहीं बनी थी। तो तुमसे पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने
जो ये मीनार बनवाई है कुतुब मीनार, ये किसकी याद में बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में बनवाया है? तो अपने गुरु बख्तियार खान काकी की याद में बनवाया है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अपने गुरु बख्तियार खान काकी की याद में क्या बनवाया? एक मीनार बनवाया है ना। इसका एक सेनापति था और वो बहुत खच्चर था। ऐबक का सेनापति कौन है? अभी बता रहे थे, अब बताओ। उसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? ये बहुत ही खतरनाक टाइप का आदमी था, एकदम मतलब एकदम नालायक टाइप का आदमी था। इतना नालायक था कि इसे भेजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिहार विजय करने के लिए, पश्चिम बंगाल विजय करने के लिए, यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों की विजय करने के लिए किसे भेजा? बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी कौन है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति है। ध्यान रखना, एक अलाउद्दीन खिलजी होगा, ठीक है, एक अलाउद्दीन खिलजी होगा, वो खिलजी वंश का शासक है, राजा है, और एक बख्तियार खिलजी है जो मात्र सेनापति है, वो भी गुलाम वंश का है ना। हम लोग कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी और बख्तियार खिलजी में, क्योंकि वो दोनों के दोनों खच्चर हैं। ये भी नालायक है, वो तो महानालायक है ना, नालायकों का सरदार है वो, है ना। तो ध्यान रखना, ये बहुत नालायक है। नालायक कितना कि इसे पूरब की विजय करने के लिए भेजा गया, पूरा मतलब हिंदुस्तान के पूर्वी क्षेत्रों यानी कि बिहार और पश्चिम बंगाल के साइड को जीतने के लिए भेजा गया। तो ये जब गया पूर्वी क्षेत्रों में, वहाँ इसने देखा कि एक नालंदा नाम की यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार में जब ये गया तो वहाँ क्या मिला इसे? नालंदा विश्वविद्यालय मिला। क्या मिला? विश्वविद्यालय मिला। और दुनिया की सबसे पहली आवासीय विश्वविद्यालय की सुविधा कहाँ पे थी? इसी बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में थी, है ना। मतलब आज तुमने देखा होगा जो कल्चर है कि स्कूल में ही रह करके, वहीं खा करके, वहीं पढ़ो, सारी व्यवस्था होगी, ऐसी दुनिया में सबसे पहली व्यवस्था हमारे ही भारत में थी। मतलब पढ़ाई को लेकर के हम लोग कितने सजग थे, वो इस बात से दिखता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में कैसा क्या होता था, ठीक है ना। वहाँ इतना ज़्यादा बेहतरीन नेक्स्ट लेवल का नॉलेज दिया जाता था, पढ़ाई होती थी। इसका तुम साथ इस हिसाब से निकाल सकते हो कि इसी बख्तियार खिलजी को युद्ध में लड़ते लड़ते चोट लगी थी हाथ के अंगूठे में, ठीक है ना। तो वो इसका घाव नहीं ठीक हो रहा था। इसने घाव ठीक कराने के लिए बहुत सारे वैद्य जो भी होते हैं उनसे सबसे इलाज करवाया, पर इसका घाव नहीं ठीक हुआ। यही बात चलते चलते पहुंच गई नालंदा यूनिवर्सिटी की सेना पर। सोचो, जो उसको लूटने आया है, मारने आया है, उसी के हित में जो आया है ना, इसको नालंदा यूनिवर्सिटी के लोगों को, बिहार के लोगों को मारने के लिए बख्तियार खिलजी आया है। लेकिन बख्तियार खिलजी को चोट लगी है, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने उसका इलाज करने के लिए कहा कि हम तुम्हारा इलाज कर देंगे, ठीक कर देंगे तुमको। लेकिन इसने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी हिंदू व्यक्ति से या बौद्ध व्यक्ति से अपना इलाज नहीं करवाएंगे, है ना। तो ये भाई साहब यहाँ के जो प्रोफेसर थे उनने क्या किया, थोड़ा नेक्स्ट लेवल काम किया, कहा कि ठीक है तुम नहीं करवाओगे। तो उन्होंने मिलजुल के आसपास के लोगों से क्या किया, जो उनके सेना में थे, उनसे कहा कि जिन भी पात्रों में भोजन करते हैं या तलवार वगैरह है, वो हमको तुम दिलवा दो और हम उसी से ठीक कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो इसके गिलास हुआ करते थे, बर्तन हुआ करते थे, तलवार हुआ करती थी, उस पर लेप लगा दिया दवाई का। तो जब वो पात्र पकड़ते थे, मान लिया बोतल है, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो इसमें हाथ में लग जाएगी, अगर इसमें दवाई लगी है। तलवार पकड़ेंगे तो भी लग जाएगी हाथ में, लगेगी नहीं लगेगी। तो ऐसे बहुत सारी दवाई उसके हाथ में धीरे धीरे करके लग जाती थी और ये धीरे धीरे ठीक हो गया। और जब ये ठीक हुआ तब किसी ने उसको बता दिया कि तुम्हारा इलाज किया गया है, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के द्वारा। और ये भड़क गया। तो खच्चर है तो और क्या ही होगा। सोचो तुम्हारा कोई इलाज कर रहा है तो मुझसे भड़क जाओ। भड़का इस बात पे, कह रहा है कि बताओ इस्लाम में ऐसा कोई डॉक्टर बना ही नहीं जो मुझे ठीक कर पाता, और यहाँ का एक प्रोफेसर मात्र हमको ठीक किए दे रहा है। मतलब क्या है, ये हमसे ज़्यादा ज्ञानी है। तो कह रहा है इनका हमसे ज़्यादा ज्ञानी कोई रहना नहीं चाहिए। इसने पूरी नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। क्या कर दिया? जला दिया। सोचो, अच्छा सिला दिया है, ठीक यही तो है ना। बताओ, उसने इसका इलाज किया है और इसने क्या किया, इसे जला दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने जलाया, और तुम सब लोग क्या करके जाते हो, गलत करके आते हो, अलाउद्दीन खिलजी लगा करके आते हो। अलाउद्दीन खिलजी नालायक था,
लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही नालायक था। इसको ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं जलाया था। किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। ये इतना चिढ़ता था बाकी दूसरे धर्मों से कि उसका एक और साक्ष्य है। एक और साक्ष्य ये है कि राजस्थान गए कोई लोग? अजमेर गए हो? अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इसने जब वहाँ पे उस पे अजमेर पे हमला किया तो उसने पूरे संस्कृत विद्यालय को तोड़ करके वहाँ पे एक मस्जिद बनवा दी, पूरे उसी संस्कृत विद्यालय में। मतलब विद्यालय बंद हो गया और उसमें क्या बना दिया? मस्जिद बनवा दी गई। ठीक है, और उस मस्जिद का नाम इसने रखा 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना? नाम याद है नहीं याद है? इसे कहते हैं, कभी कभी अढ़ाई कहते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा, ये झोपड़ा बनने से पहले क्या था? ये एक संस्कृत विद्यालय था। सोचो, 2.5 दिन का झोपड़ा इसे क्यों कहा गया? 2.5 दिन मतलब समझते हो? 2 दिन और आधा, मतलब 2.5 दिन में मात्र बन के तैयार हो गया, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। अब 2.5 दिन में कोई बिल्डिंग कैसे तैयार हो सकती है? तैयार हो सकती है क्या? नहीं। अब बनी बनाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर गुंबद बना दो। भाई उनके कल्चर में गुंबद है, हमारे यहाँ प्लेन बनता है, उनके कल्चर में क्या है? गुंबद है। तो इस्लामिक कल्चर के हिसाब से गुंबद बना दिया उस पर, बस बन गई बिल्डिंग उनकी। बाकी नीचे तो पूरा हमारा ही बनाया हुआ है ना। तो 2.5 दिन में तैयार ऐसे कैसे हो सकता है? इस हिसाब से तैयार किया उसने कि हमारा जो विद्यालय हुआ करता था, जहाँ पे पहले संस्कृत का अध्यापन किया जाता था, उसी को क्या कर दिया? मस्जिद बना दिया इसने। इसे क्या कहा गया? 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा। तो कई बार पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो अजमेर में है। इसे किसने बनवाया था? तो ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बनवाया था। लेकिन बख्तियार खिलजी का नाम कहीं पे भी नहीं आएगा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसे किसने बनवाया, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही तो सेनापति था, और ऐसे में सेनापति का नाम ना होकर के किसका नाम होगा? राजा का नाम होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब ऐबक जो है ये भारत की सबसे पहली मस्जिद बनवाता है। भारत की सर्वप्रथम मस्जिद बनवाता है। मस्जिद समझते हो? जहाँ पे इस्लामिक लोग क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, है ना? तो भारत में सबसे पहली मस्जिद बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब इसके पहले भारत में एक भी मस्जिद नहीं हुआ करती थी। मस्जिद ना होने का कारण कोई लोग बता सकते हो? क्योंकि उसके पहले भारत में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ही नहीं हुआ करते थे, और जब लोग ही नहीं है तो मस्जिद कहाँ से होगी? बोलो, है ना? सबसे पहले भारत में रुकना, अपना निवास बनाना किसने स्टार्ट किया? ऐबक ने। तो राजा वो है, तो सबसे पहले मस्जिद भी कौन बनाएगा? वही बनाएगा, है ना? तो तुमसे पूछा जाएगा भारत की सबसे पहली मस्जिद कौन है? तो उसका नाम है कुव्वत उल इस्लाम। क्या नाम है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, है ना? तो भारत की सबसे पहली मस्जिद कौन सी हो जाएगी? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हो जाएगी। ठीक है ना? इसे किसने बनवाया है? तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोगों को क्या ये पता है कि ये जो बिल्डिंग बनवा रहा है ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, उधर उसने बनवाया था कुतुब मीनार बनवाया था, ये सब इसने बनवाया। लेकिन आज तुम इन जगहों पे जाओगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे तुमको बहुत और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और क्या देखने को मिलेगा तुमको? यहाँ पे जाओगे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर तो तुमको मिलेगा अलाई दरबार मिलेगा। क्या मिलेगा? अलाई दरबार मिलेगा, है ना? जब भी जाओगे तुम अजमेर में देखने के लिए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर तुमको क्या मिलेगा? अलाई दरबार मिलेगा। अब ये अलाई दरबार किसने बनवाया? क्वेश्चन ये है, ये अलाई दरबार किसने बनवाया? ना, वो इससे भी खच्चरों का सरदार याद करो तुम, वो महामूर्ख खच्चर सरदार अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक है, लेकिन गुलाम वंश के शासकों के द्वारा जहाँ जहाँ बिल्डिंगें बनवाई गई हैं वो उससे बेहतर बनाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति हुआ करता था, उसका नाम हुआ था मलिक काफूर। मलिक काफूर का नाम सुना है? मलिक काफूर वो सेनापति था। लेकिन जब जब इसने देखा
कि गुलाम वंश के जो बिल्डिंगें हैं जैसे कि कुतुब मीनार हो गई या फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गई, इनको देखा तो उन्होंने सोचा कि हम भी इनसे बेहतर बनवाएंगे और इसी जगह पे बनवाएंगे। तो हाँ, तो उसने क्या बनवा दिया, इसी मस्जिद के बाहर अलाई दरबार बनवा दिया। क्या बना दिया? अलाई दरबार बनवा दिया। और तुमसे पूछा जाएगा अलाई दरबार किसने बनवाया है, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ये इस वंश का शासक नहीं है और ना ही इनका सेनापति है, ये खिलजी वंश का शासक है, ध्यान रखना। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास में एक अलाई दरबार बना है जिसे किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। और वास्तविकता में अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं बनाया, उसके सेनापति ने बनवाया है। सेनापति का नाम जानते हो? मलिक काफूर। मलिक काफूर किसका सेनापति है? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बार पूछा गया है, एक ये बख्तियार खिलजी वाला और एक ये मलिक काफूर वाला, दोनों के सेनापति बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना। तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर अलाई दरबार किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने बनवाया। ये इतना खच्चर था इसका सेनापति, और उसका सरदार उससे भी खच्चर, है ना। मतलब इनको लड़ना आता था सेनापति को, और क्या आएगा? लड़ना आएगा, मारपीट करना आएगा, उसे बिल्डिंग बनवानी आएगी। और जब उसको बिल्डिंग बनानी आएगी ही नहीं तो क्या अच्छी बिल्डिंग बनवा पाएगा? नहीं बनवा पाएगा। अब जब कुतुब मीनार बनी थी, याद है ना, अभी बताया था कुतुब मीनार, इसी कुतुब मीनार के बाहर एक बना दिया इसने अलाई मीनार। क्या बनवा दिया? हाँ, अलाई मीनार बनवा दिया। क्या बना दिया? अलाई मीनार बना दिया। इसने कहा कि हम कुतुब मीनार से बड़ी मीनार बनवाएंगे। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये वाला खच्चर ये बनवा दिया, कहा कि हम इससे बड़ी मीनार बनवाएंगे। अब इसका तो सेनापति, वो तो लड़ने के काम में आता है, उसको तो लड़ने की तमीज़ है, बाकी बिल्डिंग बनाने की तमीज़ नहीं। तो उसने क्या किया, नीचे से पूरी बराबर बिल्डिंग बनवा दी, ऐसे सीधी। अब जब बिल्कुल स्ट्रेट बिल्डिंग बनेगी तो ज़्यादा ऊंची नहीं बनाई जा सकती। तुमने वो देखा होगा भट्ठा, तो भट्ठा क्या होता है इतना ज़्यादा ऊंचा होता है तो क्या होता है, नीचे से थोड़ा ऊपर पतला होता जाता है, तभी वो खड़ा हो पाता है। ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग ऐसे नहीं बन पाएगी। बुर्ज खलीफा भी तुमने देखा होगा, तो वो भी ऊपर जाके पतली होती रहती है। अब इसको इतना पता ही नहीं था, इसने सीधी बनवा दी। थोड़ी दूर बनने के बाद में मिस्त्री ने मना कर दिया कि भैया अब नहीं बन पाएगा इतना ही बन जाएगा, नहीं तो पलट जाएगी ये बिल्डिंग। तो इसने बनवाया तो अलाई मीनार, सोचा था कि हम कुतुब मीनार से भी ऊंची बनवाएंगे, लेकिन इसको इतनी तमीज़ नहीं थी कि ये सीधी बननी चाहिए या फिर इसको भी थोड़ा अंदर से झुकाव देना चाहिए, इसको पता ही नहीं था। तो इसने ऐसी बनवा दी जो पूरी बनी नहीं पाई। और आज भी तुम देखने जाओगे तो अलाई मीनार पूरी बनी नहीं है, आधी बनी पे ही छूट गई है, उसे पूरा नहीं बनवाया गया है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो अलाई मीनार पूछे या अलाई दरबार पूछे तो ध्यान रखना किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी या उसके सेनापति मलिक काफूर ने बनवाया है। पूछेगा अलाई मीनार कहाँ पे बनी है, तो अलाई मीनार बनी है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में। और अगर पूछेगा अलाई दरबार कहाँ पे बना है, तो अलाई दरबार कहाँ बना मिलेगा? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अजमेर में। कहाँ पे मिलेगा? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? वो भी दिल्ली में है, अजमेर नहीं लगाना। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो यहाँ पे लिखा था मैंने, वो कहाँ है? वो भी दिल्ली में है, ध्यान रखना। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे हो जाएगी? दिल्ली में हो जाएगी, इसको ध्यान रखना। आप देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के दो विद्वान थे, विद्वान कह सकते हो, कवि कह सकते हो, जो भी कह लो, है ना। कवि लोग विद्वान होते ही होते हैं, इतना बड़ा बड़ा साहित्य लिखेंगे, शास्त्र लिखेंगे तो उनको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा ही, तो उनको विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? उस समय जो कवि वगैरह हुआ करते थे, दरबार में रहते थे, उन्हें क्या कहते थे? दरबार के विद्वान कहते थे, है ना। तो इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दो विद्वान हुआ करते थे। एक का नाम था मिनहाज उस सिराज। क्या नाम था? मिनहाज उस सिराज। नाम याद हो जाएगा, क्या नाम था? ये एक का नाम है, दो नहीं है इसमें, बहुत तीन है। ये एक मिनहाज है, एक उस है, एक सिराज, ऐसा नहीं है, एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरे का नाम क्या था? हसन निजामी। क्या नाम था? हसन निजामी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हसन निजामी किसका दरबारी कवि था या किसके दरबार में विद्वान था, तो किसके दरबार में हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। लोग किसके दरबार में थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। अच्छा, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मिनहाज उस सिराज ने लिखी है तबकात नासिरी। क्या लिखी है? तबकात ए नासिरी। क्या लिखा है? मिनहाज उस सिराज ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तबकात नासिरी। और जो हसन निजामी ने पुस्तक लिखी है
उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ताज उल नासिरी। क्या नाम है? नासिरी। ध्यान रखना, ये पुस्तकें हैं दोनों, ये क्या है? हाँ, कंफ्यूज मत जाना कि ये नाम है वो पुस्तकें, उल्टा बता दो, कह दो हसन निजामी पुस्तक का नाम है, ताज उल नासिरी लेखक का नाम है। ऐसा नहीं है, ये क्या है? ये दोनों पुस्तकें हैं। क्या हैं? पुस्तकें हैं। और इनके रचयिता कौन है? ये है दोनों। ठीक है। हाँ, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक कौन है? तबकाते नासरी। और हसन निजामी की पुस्तक ताज उल नासरी, ए नासरी नहीं, ताज उल नासरी। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। अब क्या हुआ? सारा हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अब इसकी मृत्यु कर देते हैं। भाई 4 ही साल चला है ना, इतनी देर में बता दिया, 40 मिनट बहुत हो गया इसके बारे में, है ना। अब क्या करते हैं? इसकी मृत्यु देख लेते हैं। तो कई बार पूछ लेता है इसकी मृत्यु कब हुई, तो 1210 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। कैसे होती है? तो चौगान खेलते समय। चौगान जानते हो? चौगान क्या होता है? हाँ, चौगान खेल रहा था, है ना। चौगान में क्या होता है? पोलो देखा है? पोलो एक गेम होता है, उसमें क्या होता है? हॉकी जैसा होता है, लेकिन हॉकी में क्या होता है? इतना बड़ा सा डंडा ले करके उसको बॉल को मारना होता है, दौड़ना होता है बॉल के पीछे। लेकिन पोलो में क्या होता है? हॉकी तो होगी, लेकिन घोड़े में बैठ के चलना होगा, तुमको दौड़ना नहीं होगा, घोड़ा दौड़ेगा तुम उस पर बैठे होगे, है ना। उसी को क्या कहते हैं? चौगान कहते हैं। यही चौगान खेल रहा था, और खेलते खेलते क्या हुआ? ये घोड़े से नीचे गिर गया, और घोड़ा इसकी खोपड़ी में गर्दन पे पैर रख के निकल गया, है ना। तो इसकी मृत्यु हो गई, है ना। तो पूछा जाएगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने की वजह से, है ना। इसकी मृत्यु कैसे हो गई? तो चौगान नामक गेम खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। कब? 1210 में। 1210 में क्या हुआ? इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई। अब इसमें कोई क्वेश्चन बचा है? सारे हो गए ना? समझ में आ गया?